वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग पेंशनर्स भाइयों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वीडियो के ऊपर विजय कुमार बांगा सर ने कल डाला है। मैंने देखा है, अभी उनके कमेंट्स देखे हैं। वो कह रहे हैं कि छोड़िए मत, आंदोलन की बात करिए। सर, सबसे पहले तो पेंशनरों को यही नहीं पता है कि उनके ऊपर क्या अन्याय हुआ है। वो कहाँ नौकरी कर रहे थे, उनका काम कितना इंपॉर्टेंट था। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो देश के लिए काम कर रहे थे। पेंशनरों को ऐसा बताया ही नहीं गया है। आज तक देश में सिर्फ इतना ही मालूम है दोस्तों। देखिए, किसान और जवान, ये तो इस विषय के ऊपर बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो है तो हम है। किसान है तो हम जिंदा है, और जवान है तो हम सुरक्षित है। तो किसान और जवान के बारे में तो कोई बात नहीं करनी। अब इसको छोड़ के डॉक्टर है तो हम है, ये भी बात छोड़ दीजिए। अब इसको छोड़ के शिक्षा है तो हम सीख पाए, ये भी बात छोड़ दीजिए। अब बात ध्यान में रखिए, यहां से बात बहुत खतरनाक बात है दोस्तों। आप लोग आपके दुकानें चलाते हो, आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आप वस्त्रोद्योग में काम करते हो, या आप किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हो। सबसे पहले गवर्नमेंट ने आपको क्या बताया है, समाज में आपको क्या बोला है कि पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए तेरे को नौकरी करना है। आपके दिमाग में यही बात बिठाए वाली है। इसीलिए बहुत से पेंशनर को यह भी नहीं पता है कि उनके ऊपर अन्याय हुआ है। आप देश के लिए काम कर रहे थे, ये उनको किसी ने बताया ही नहीं है। ये बात सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप वस्त्र उद्योग में काम कर रहे हैं, या आप एसटी महामंडल में काम कर रहे हैं, या आप एमएससीबी में काम कर रहे हो, या आप ओएनजीसी में काम कर रहे हो, या आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हो, या आप किसी प्राइवेट बैंकिंग में काम कर रहे हो। आप सभी लोग देश के लिए काम कर रहे हो, ये पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पेंशनरों को यह कभी बताया नहीं गया कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ी गलत बात उनके दिमाग में बैठी कि मुझे न्याय के लिए लड़ना चाहिए। 65 लाख पेंशनर में से कितने लोग जागृत है, आप जमीनी हालात मेरे से अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों, क्योंकि आप पेंशनर हो। आपने अपनी पूरी जिंदगी अन्याय सहन किया है। खास करके वस्त्रोद्योग वालों ने, वस्त्रोद्योग वालों के दिमाग में एक ही बिठाया था कि उनके पिताजी या फिर मैं पेंशनर की काम कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए काम कर रहा हूं। धत तेरी की, आप घर को चलाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, आप देश के लिए भी काम कर रहे थे। वन ऑफ द ब्यूटीफुल, अभी एक्चुअल रतन टाटा सर ने जो बनाए वाला है सफाई कामगारों के लिए, रतन टाटा सर जी ने जो वीडियो बनाए वाला है, इट्स वेरी इंस्पायरेशनल। सफाई कर्मचारियों के बारे में उन्होंने, वो बच्चा बात करता है उसमें, मेरा बाबा देश चला रहा है, मेरा बाबा देश चला रहा है बोल के मेरा देश चल रहा है। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो एडवर्टाइज के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की गई। यही बात 50 साल पहले बताना चाहिए था दोस्तों। मेरे सफाई कर्मचारी भाई जो पूरी जिंदगी कम तनख्वाह में क्या क्या बीमारियां लेके गुजर गए पता नहीं, लेकिन उनको भी न्याय मिलता था, क्योंकि उनको उनका पहले महत्व। दोस्तों, अपना इंपॉर्टेंस पहले पता कर लीजिए कि आप देश के लिए भी काम कर रहे हो, आप सिर्फ अपने घर के लिए काम नहीं कर रहे हो। अगर आप रास्ते के ऊपर चाय बेच रहे हो तो आप देश के लिए भी काम कर रहे हो दोस्तों। आप जो पत्ती खरीदते हो, आप जो चाय की पत्ती खरीदते हो, उसके भी अंदर सरकार को कमीशन जाता है, जीडीपी जाता है दोस्तों। जो पंक्चर कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं। अपनी मानसिकता पहले बदल दीजिए। आपको बताया गया आप सिर्फ घर के लिए, घर को पेट पालने के लिए काम कर रहे हो, यहीं से आपके हक आपसे कम कर लिए गए। बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान आपको क्या कहता है, आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आप संविधान के साथ नहीं हो तो आप किसी के साथ नहीं हो। आपने संविधान समझा ही नहीं पेंशनर भाइयों, आपने कभी संविधान नहीं समझा। इसीलिए आपको आज आपके स्वाभिमान को लोगों ने इतनी, अरे आप नौकरी पे जिस दिन, पहले दिन नौकरी पे लगे हो, उसी दिन से आपके साथ अन्याय शुरू हो गया था। आपको रिटायरमेंट के बाद अन्याय नहीं हुआ है। आप जिस दिन पहले दिन नौकरी पे लगे हो, जिस दिन आपको फैमिली पेंशन स्कीम में बिठाया गया, उसी दिन आपके साथ अन्याय शुरू हो गया था। आपका दूरदृष्टि नहीं था। आपने ये सवाल बिल्कुल नहीं किए दोस्तों कि आज मेरे को 100 रुपए तनख्वाह है तो मेरे को रिटायरमेंट को क्या पैसा मिलना चाहिए।
और नेताओं को उसी समय 10,000 कैसे मिलते थी दोस्तों? अगर नेताओं को 10,000 मिलती थी तो हमारे को 1,000 रुपए मिलनी चाहिए थी। जब हमें 100 रुपए तनख्वाह थी, हमें 1,000 रुपए मिलनी चाहिए थी। हम देश के लिए काम कर रहे थे, हम कपड़ा बना रहे थे, अपने बच्चों के लिए कपड़े सीने के लिए नहीं बना रहे थे, देश का तन ढकने के लिए कपड़ा बना रहे थे। ये वस्त्रोद्योग के कर्मचारियों ने सरकार को उसी समय पे गच्ची पकड़ के बोलना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी डिंगे मारती रहती थी, हमने स्वातंत्र्य दिलाया, हमने स्वातंत्र्य दिलाया, और एक तरफ से करप्शन पे करप्शन, करप्शन पे करप्शन, और आप लोग खाली अपने बच्चों को क्या मिलता है, मेरा क्या आज का गुजारा हो रहा है, रोटी खाने को मिल रहा है, इतने पे ही आपका ध्यान था दोस्तों। दूध का दूध, पानी का पानी है। आप देख लीजिए, आपकी कंडीशन क्या है, नेताओं की क्या है, उनके बच्चों की कंडीशन क्या है, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। 1 रुपए चारा ने, मेरे पिताजी 20 पैसे में पिक्चर देखते थे, आज पिक्चर की टिकट क्या हो गई है, 250 रुपए, 500 रुपए टिकट। मत देखिए, पिक्चर है, कुछ फायदा नहीं होगा पिक्चर है देख के आपका, आपके बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे। किताबें पढ़ाओ अपने बच्चों को, संविधान पढ़ाओ अपने बच्चों को। आज 500 रुपए में पिक्चर देखता है आपका बच्चा, 250 रुपए में पिक्चर देखता है, वही संविधान खरीद लीजिए। हमें पहले से ही येड़ा बनाया गया, भारत आजाद हुए बाद आप लोगों को अंधेरे में रखा गया। अभी तक पेंशनरों को अक्कल नहीं आई है। जो पेंशनर लड़ रहे नैक कमेटी के साथ, उनको सल्यूट है। और जो जिनकी तबीयत अच्छी है लेकिन फिर भी जान दे मिला तो मिला, मेरे बच्चे कमा रहे हैं ना, बस हो गया, ऐसे पेंशनरों को मैं ठनका के बोलना चाहता हूं कि आपके वजह से ये जो पेंशनर जो लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, आप लोगों ने वो सरकार की ताकत मजबूत की है। आपको बुरा लगने दीजिए, आपके बच्चों को बुरा लगने दीजिए, लेकिन आप सब दोषी हो। उस सिस्टम को खामोशी से सहन किया आप लोगों ने, क्योंकि आपके बच्चे कमा रहे हैं पैसे। अरे आपके बच्चे कमा रहे हैं तो कम से कम जिस पेंशनर का घर नहीं चल रहा है उसके लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो। अपने तरफ से पोस्ट करो, अपने तरफ से पत्र लिखो, लेटर लिखो, जो कुछ कर सकते हो वो करो। और उन पेंशनर भाइयों के लिए तो भी कोशिश करो जिनका घर चलना मुश्किल हो गया है। किस तरह से देश निर्माण करोगे? सारे जहां से अच्छा भारत, भारत मेरा महान, ये बातें हमें कुछ काम की नहीं है। हम कार्यकर्ता नेताओं के, आज मोदी भक्त, अगर 10 भी मोदी भक्त ये पेंशनर के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर 10 यंगस्टर भी मोदी भक्त अगर इन पेंशनर के साथ खड़े हो जाएंगे, तो मोदी जी को अपने गलतियों का एहसास होगा। जो गलती कांग्रेस पार्टी की है वही गलती मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी, आपका शुभचिंतक हूं, आप वैसे भी अभी बहुमत में हो, मेरा काम है बोलने का, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। किसी ने मुझे कहा कि आपकी आवाज मोदी जी तक नहीं जा सकती है, मैंने बोला मत जाने दीजिए, मेरे को मेरे देश के जनता तक आवाज गई तो भी बस है। जितनी भी जनता तक जाएंगी, 10 लोगों तक भी जाएंगी, अगर मेरे चीखने चिल्लाने से अगर ये 135 करोड़ लोगों में से 10 लोगों की भी आत्मा की जिज्ञासा जाग गई ना दोस्तों, वो 10 लोग 100 जनों को जगाएंगे, वो 100 लोग 1000 जनों को जगाएंगे। दोस्तों होने दीजिए, हम मरने दीजिए, हमारा न्याय मत मिलने दीजिए, भाड़ में जाने दीजिए वो न्याय भी, लेकिन आत्मा तो जगने ही चाहिए। अब ये सरकारों को इनके सबक सिखाने का समय आ गया है। अब नेताओं के कोई भी कार्यकर्ता आके बात करना चाहता है तो करे, अपने नेताओं के रक्षण करना चाहता है तो कर लीजिए, किरदार से खुशबू आनी चाहिए। मोदी जी ऐसा कुछ काम कीजिए कि आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए, आपके भाषणों से खुशबू नहीं आएंगी। मोदी जी, आपके भाषणों से आपके मोदी भक्त बढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं, आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए। मैं चीखते चिल्लाते मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके खिलाफ, आपके गलत रणनीतियों के खिलाफ मैं पूरे देश को खड़ा करके मरूंगा। मोदी जी, ये बात ध्यान में रखिए आप, ये सही नहीं है। आप लोग आते हो, सत्ता भोग लेते हो, अपने बाल बच्चों को सब कुछ अच्छा करके रख लेते हो, फैसिलिटी है, शासकीय बंगले मिलते हैं आप लोगों को, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आपको गरीबी का अंदाजा नहीं है। झूठ बोला है मोदी जी आपने, आप सच में चाय बेचते थे ना मोदी जी, तो आपको गरीबी का एहसास तभी हो जाना चाहिए था जब ये लोग गिड़गिड़ाते हुए आपके पास पहुंचे थे। माननीय कमांडर अशोक राउत सर अपने टीम के साथ आपके पास आए थे, आपने पहला सवाल पूछना चाहिए था कमांडर अशोक राउत सर को कि मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप इन शोषित, इन पीड़ित वर्ग पेंशनर के साथ आप उनका नेतृत्व दे रहे हो। कोई नेता खड़ा नहीं हुआ क्या ये पेंशनरों के साथ?
कैसे खड़ा होगा कोई नेता? उसे अपनी सत्ता भोगनी है, उसे अपने अपने आने वाले भविष्य के लिए राजकारण जड़ा के रखना है, फिर वो कैसे पेंशनरों का साथ देगा? तो अशोक राउत सर का वहां पे सम्मान करना चाहिए था मोदी जी ने, कि मेरे देश का रिटायर्ड नेवी कमांडर इन गरीब पेंशनरों के साथ खड़ा हुआ है। 1,000 रुपए पेंशन है, 200 रुपए पेंशन है। और कांग्रेस पार्टी, मैं सबको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के पास क्या पैसे रहते हैं दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास क्या पैसे आते हैं? इनको क्या क्या फैसिलिटी है दोस्तों, जरा बताना। दोस्तों, देश के जनता को जागना पड़ेगा। ये अमीर गरीबी का जो ये कानून है, देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पिक्चरों का टिकट 500 से 100 रुपए कर दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं गुस्से में बोलता हूं कि मत देखिए पिक्चर, ये आपकी मर्जी है, देखना है मत देखना है। मैं तो पूरी तरह से पिक्चर छोड़ चुका हूं। टीवी पे देखूंगा, लेकिन पैसे डाल के नहीं देखूंगा। टीवी के लिए मैं ऑलरेडी पैसे दे रहा हूं, चैनल चलाने के लिए पैसे दे रहा हूं, लेकिन थिएटर में जाके अब नहीं देखूंगा, मरे जब तक नहीं देखूंगा। कुछ फायदा नहीं हुआ है मेरे को। अरे नायक पिक्चर अनिल कपूर जी ने बनाया था। आज अनिल कपूर जी मोदी जी के साथ है। जनता के साथ खड़े रहना था तो मोदी जी के साथ खड़े हो गए। फिर काय को बनाया नायक मूवी। साउथ इंडिया में इतने भारी भारी पिक्चर बनते, एक भी साउथ इंडिया का एक्टर खड़ा नहीं हो रहा है पेंशनर्स के साथ। पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया है पेंशनरों ने, उनके पीछे कोई भी नेता नहीं, एक भी खड़ा नहीं हो रहा है साउथ इंडिया का सेलिब्रिटी। क्योंकि इनका काम है लोगों को आकर्षित करना, पिक्चर, बिग बजट पिक्चर बनाना, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना। इनको कोई लेना देना नहीं है समाज में क्या चल रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनकी सेंसिटिविटी मर चुकी है पूरी तरह से। कोरोना का ड्रामा करके, देश को बंद करके, देश के मिट्टी के साथ अपमान किया जा रहा है और मेरा पूरा देश खामोश है। अच्छा बात किया विजय कुमार सर ने, आंदोलन की भाषा की है। दोस्तों, पेंशनर्स, मैं तमाम पेंशनर 65 लाख पेंशनर्स में से जितने भी जागृत पेंशनर हैं उन सबसे बात करना चाहता हूं, उनको सल्यूट करता हूं। जो जो पेंशनर जागृत है, कुछ पेंशनर्स को जरूरत भी नहीं होगी लेकिन फिर भी लड़ रहे। कुछ पेंशनर्स के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी लड़ रहे। वो चाहते हैं अपने हक की कमाई सरकार या ईपीएफओ करप्शन ना करे, और वो पैसा, कुछ जनों ने तो कहा है कि मैं वो पैसा डोनेट कर देना चाहता हूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़ रहे हो। और जो पेंशनर जिनको कोई लेना देना नहीं है और जो कहते हैं कि क्या मिलेगा इनको, लड़के क्या मिलेगा, दोस्तों, जो लड़के मर रहे हैं वो शहीद हो रहे हैं। अपने मेहनत की कमाई के लिए सरकार से भीख मांग के संघर्ष करके लड़ रहे हैं और वो मर नहीं रहे, वो शहीद हो रहे हैं। और जिन्होंने कोई लेना देना नहीं है, जो कहते मेरे को क्या कमी है, मेरे बच्चों का पैसा है, मेरे को क्या कमी है, वो लोग मरने वाले। फर्क है, दोनों के मौत में बहुत फर्क है दोस्तों, बहुत फर्क है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। 73 साल हो रहे हैं देश की आजादी को, 73 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी मजदूरों के साथ शोषण होता है। ये शोषण की केस है दोस्तों। जिस दिन नौकरी पे मेरे पिताजी पहली बार लग गए थे, 2 साल स्टाइफंड पे 100 रुपए में काम किया मेरे पिता ने। 1974 में मेरे पिताजी नांदेड़ टेक्सटाइल कॉरपोरेशन में परमानेंट हुए। 400 रुपए तनख्वाह थी उनकी, 400 रुपए में पीएफ कटता था, फैमिली पेंशन के अलग से पैसे कटते थे, प्रोफेशनल टैक्स अलग से कटता था, फिर उसके बाद में अदर टैक्स अलग से कटता था, फिर उसके बाद में सोसाइटी के पैसे अलग से कटते थे, और बचे कुछ 100-150 रुपए उनके हाथ में आता था महीना 74 में। और 74 में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी दोस्तों? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी 74 में? जनता पार्टी क्या कर रही थी 74 में? नहीं, मेरे को मत बोलो, ये लोगों ने अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। दोस्तों, आपने कितनी साल सर्विस की है? आपने घर के लिए नहीं की है, आप अपने घर के लिए काम कर रहे थे, आप देश के लिए काम कर रहे थे। आपका जीडीपी में योगदान है। हर पेंशनर सबसे पहले अपनी आत्मा में एक बात बिठा ले कि मैं देश के लिए काम कर रहा था, चाहे वो एसटी महामंडल का हो, चाहे एमएससीबी का हो, चाहे वो टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का हो। आप देश के लिए काम कर रहे थे, आप अपने आप के लिए नहीं काम कर रहे थे।
ये बात ध्यान में बिठा लीजिए। आपको गलत बनाया गया, आपको गलत बात बताई गई, जिसके चलते आपके साथ ये अन्याय हुआ है। आपकी वैल्यू उन्होंने जीरो कर दी। जिस दिन उन्होंने कहा अरे यार तू तो तेरे पेट पानी के लिए काम कर रहा है, तू देश के लिए क्या काम कर रहा है, जिस दिन उन्होंने आपको ये मुद्दा बताया उसी दिन उन्होंने आपसे आपका अधिकार छीन लिया, कि आपका वैल्यू कम करके आपका अधिकार छीन लिया कि आप अपने हकों के लिए लड़ भी सकते हो, लड़ना भी चाहिए, आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये बात उन्होंने पहले ही कट कर दी थी आपसे। आंदोलन करना चाहते हैं पेंशनर लोग तो एक ही वे है, अपने घर से लेटर लिखिए, अपने कलेक्टर ऑफिस को लेटर लिखिए कि हम पेंशनर लोगों को घर से आंदोलन करने की आप परमिशन दीजिए। हम नैक कमिटी जो हमारा अनशन आंदोलन है वो पेरेंट आंदोलन है, उसी आंदोलन को जुड़ के हम सब आंदोलन करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग तैयार है तो बोलिए। ये वीडियो भी लोड होने के बाद आप अगर कमेंट करते, कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए जो तैयार है घर से आंदोलन करने के लिए। अगर 100 मैसेज आते हैं, उनका मोबाइल नंबर आता है वहां पे, तो घर से आंदोलन होगा। मैं भी कलेक्टर ऑफिस को देना चाहता हूं, घर से आंदोलन कर रहे। हम उसके अंदर एक चीज करेंगे, घर से आंदोलन में 2-2 मिनट का, ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाना है आपको कि मैं एक EPS 95 पेंशनर हूं, पिछली सरकार की गलत रणनीति के चलते मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है आपको बात करना है, आपको पेंशन कितनी है, मेरा घर चलना मुश्किल हो गया है। और ये सरकार लाई गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में हमें न्याय दिलाने का बात कही थी, लेकिन हमें न्याय नहीं दिया गया। और पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में होते हुए, मेजॉरिटी में होते हुए भी हमें टालम टोल कर रही है। ऐसा वीडियो बनाने का है और पोस्ट करने का है, अपने अपने फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, या फिर कलेक्टर ऑफिस के वीडियो, कलेक्टर ऑफिस की जो ईमेल आईडी है, अपने कलेक्टर की ईमेल आईडी पे सब लोग पोस्ट कर दीजिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, आई वॉन्ट जस्टिस, आई एम EPS 95 पेंशनर, आई वॉन्ट जस्टिस बोल के अपने कलेक्टर ऑफिस के कलेक्टर के ईमेल आईडी पे पोस्ट कर दीजिए। हमको घर में रहने को कहा जा रहा है, सुरक्षित रहने को कहा जा रहा है, लेकिन हमारा घर नहीं चल रहा है। आप नेता लोग तो फुल आइश कर रहे हो, लेकिन हमारा घर नहीं चल रहा है। हमें पहले ही पूरी जिंदगी जिल्लतों के साथ गुजारनी पड़ी, और अब बच्ची कुछ भी जिंदगी हमारे को लड़के मरना है तो लड़के मरेंगे। आप लोगों को वीडियो बनाना है अपने कलेक्टर के नाम पे, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम पे आपको 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाना है, और आप उसमें निवेदन कर रहे हो कि कलेक्टर ने मेरी आवाज पंत प्रधान तक पहुंचाना है, मैं EPS 95 पेंशनर हूं। आप पेंशनर बात कर रहे हैं तो ठीक है, पेंशनर के जगह उनके बच्चे बात करेंगे तो वो भी चलेगा। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आप वीडियो के थ्रू आंदोलन शुरू करेंगे दोस्तों। रोज शेयर करने का है दोस्तों, वही वीडियो आपको रोज कलेक्टर को मेल करना है कि कलेक्टर से निवेदन है कि हमारी आवाज पंत प्रधान तक पहुंचाई जाए। रोज पहुंचाना है। अगर मेरे को 100 कमेंट आते हैं और आंदोलन तैयार हो रहा है तो हम सब लोग फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, संविधान का प्रियम्बल पढ़ेंगे और इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आप तैयार हो तो बोलिए। एक ही बार आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, और वही वीडियो रोज आपको उसी समय पे कलेक्टर को पोस्ट करनी है कि कलेक्टर ने हमारा आवाज पंत प्रधान तक पहुंचानी है। अगर आप लोग 100 पेंशनर अगर तैयार है, या पेंशनर छोड़ के अन्य भारतीय लोग भी तैयार है, वो भी बहुत, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि जिनका EPS से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हमारे आंदोलन में सपोर्ट करेंगे। लेकिन 100 कमेंट आए जब तक ये आंदोलन शुरू नहीं होगा दोस्तों। ये चाइल्ड आंदोलन होगा दोस्तों, पेरेंट आंदोलन तो हमारा अनशन आंदोलन है। मैं चाहता हूं कि जो नैक कमिटी ने जो अनशन आंदोलन शुरू किया है, अगर न्याय मिलता है तो उसी आंदोलन के थ्रू न्याय मिलना चाहिए। हम अपना बस हवा बनाने का काम कर रहे, पंत प्रधान तक प्रेशर लाने का काम करेंगे हम, तो हमारा चाइल्ड आंदोलन होगा। अगर 100 पेंशनर या फिर अन्य 100 भारतीय तैयार होते हैं तो वीडियो एक ही दिन बनाया जाएगा, और रोज उसी समय पे वो वीडियो अपने कलेक्टर के मेल आईडी पे सेंड किया जाएगा। आप लोग तैयार हो तो बताइए दोस्तों, ये आंदोलन वीडियो के थ्रू होगा।
आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों की इच्छा शक्ति क्या है, नहीं तो नहीं करने का है दोस्तों। मैं मेरा आवाज खत्म कर चुका हूं, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है, मैं भी कहीं ना कहीं मेरी तबीयत खराब हो चुकी है दोस्तों चिल्ला चिल्ला के, और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तंदुरुस्त रहूंगा, ये भी बात मेरे को मेरा शरीर बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो आप लोगों का अगर इच्छा शक्ति है तो मैं भी लड़ के मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। 100 लोग तो भी तैयार है तो बताइए। तो कलेक्टर ऑफिस के थ्रू ही आंदोलन होगा, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कलेक्टर को हमारा वीडियो पहुंचाया जाएगा, रोज वही वीडियो जाना चाहिए, नया नहीं करने का है, वही वीडियो रोज जाना चाहिए, कलेक्टर भी बोर हो जाना चाहिए। देखेंगे कलेक्टर अगर ईमानदार है तो पंत प्रधान तक हमारी आवाज पहुंचाते हैं क्या? हर डिस्ट्रिक्ट के मैं आप अपनी उम्र का लिहाजा कीजिए और वहां पे निवेदन करना कलेक्टर से, माफ करना कलेक्टर साहब, मेरी उम्र नहीं है कि मैं आपके ऑफिस तक आ सकूं, और वैसे भी कोरोना चल रहा है, हमको सरकार से निवेदन किया गया है, सरकार से हमको गाइडेंस किया गया है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, इसीलिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे न्याय भी चाहिए, मैं इंतजार कब तक करूंगा साहब, बोल के मुझे न्याय भी चाहिए, मेरा एक एक दिन जीवन खत्म होता जा रहा है, अभी मेरा पूरा जिंदगी नुकसान हुआ है, मरने से पहले मेरे स्वाभिमान की जीत करना है, इसीलिए ये आखिरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आप हमारे दर्द से वाकिफ हो, अगर आप हमारे दर्द से सहानुभूति दिखाना चाहते हो तो हमारी आवाज भारत के पंत प्रधान तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि लेबर मिनिस्टर हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, ईपीएफओ हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, और आपने जिन्हें आदेश दिया था जितेंद्र सिंह सर अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं किए हैं। हमारे पास ये आखिरी ऑप्शन है साहब कि हम हमारी आवाज कलेक्टर साहब के थ्रू हम पहुंचाना चाहते हैं, पंत प्रधान जी तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर 100 पेंशनर, मिनिमम 100 पेंशनर अगर तैयार है तो बोलिए दोस्तों। और जो भी डिस्ट्रिक्ट में से हो आपको अपने कलेक्टर को पकड़ना है, उसकी मेल आईडी पे मेल करना है। वीडियो आपका 2 से 3 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट का वीडियो होना है, ज्यादा भी मत बोलिए, कलेक्टर के पास समय नहीं होता है, मैं जानता हूं, कलेक्टर इतने बिजी है कोरोना केस में कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी ईमानदारी उनके साथ, लेकिन हमारा काम है कलेक्टर को मेल करना, कम से कम मरने के बाद, हम लोगों के मरने के बाद कलेक्टर की जब इंक्वायरी होगी तो लोग पूछेंगे कि आपने अपने पंत प्रधान तक, अरे वो बेचारे आपको मेल कर रहे थे लेकिन आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। अच्छा चलो, कलेक्टर अपने मेल आईडी से डिलीट भी कर देगा, आपकी तो मेल आईडी पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं तमाम 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर से पूछ रहा हूं, अगर ये आंदोलन के लिए आप लोग तैयार हो, और अन्य भारतीय भी अगर कोई तैयार है, अगर उनके फैमिली फ्रेंड्स कोई ईपीएस 95 पेंशनर है और वो अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो अगर वो भी वीडियो बना के ऐसा डालना चाहते हैं अपने कलेक्टर को तो बहुत अच्छी बात है, और ताकत प्रदान होंगी, ईपीएस 95 पेंशनर्स को और ताकत मिलेंगी दोस्तों। और महाराष्ट्र है तो मैं छत्रपति उदयनराजे जी भोसले जी से भी बात करना चाहता हूं, कि मैं शिवाजी महाराज को भी याद करवाना चाहता हूं उन्हें, कि महाराज ने ऐसे ही तकलीफ थी, महाराज ने क्या किया था, मरे हुए जनता को जागी किया था, अरे तुम्हारे स्वाभिमान के ऊपर हमला हो रहा है, तुम अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे, महाराज ने जगाया था। और महाराज ने सिर्फ जगाया नहीं था, तो उनके अंदर लड़ने का जज्बा क्रिएट किया था। तो आप लोगों को मैं ये बात कर रहा था कि मैं आज माननीय छत्रपति उदयन जी राजे भोसले जी से बात करना चाहता हूं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चरम सीमा पार कर ली है दोस्तों, अब चरम सीमा पार हो चुकी है। अब तो उनको ही सोचना है, भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना है कि वो सच में राम राज्य चाहते हैं या क्या चाहते हैं। और बगावत महाराष्ट्र से हुई थी दोस्तों, स्वातंत्र्य पूर्व काल में अगर बगावत कहीं से हुई थी तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी, हिंदवी स्वराज की। तो अब ये तमाम सरकारों के खिलाफ है ये युद्ध, कोई एक अकेला दोषी नहीं है, ये कोरोना के ड्रामे में कोई अकेला दोषी नहीं है। अब इनको इनके गलतियों का एहसास करवाने का है दोस्तों। सरकार अगर सच में ईमानदार है,
सरकार अगर सच में ईमानदार है तो पेंशनरों का काम उन्होंने प्राथमिकता के साथ करना चाहिए था। अगर जनता के दुख से इनको मैटर करता है और नहीं करता है तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए तमाम राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये सब दोषी है, ये सब दोषी है। अगर जनता का अज्ञान दूर नहीं कर सकते हो, जनता की गरीबी दूर नहीं कर सकते हो, जनता को न्याय नहीं दिला सकते हो, जनता के पीड़ाओं को सुन नहीं सकते हो, संवेदनशीलता मर गई है, तो तुम लोगों को झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पेंशनर लोग अपना प्लीज मेरे को बात कीजिए कि आप लोगों का क्या है आगे का। मैंने तो आपको आंदोलन क्या, किस तरह का आंदोलन है, जो हमारा चाइल्ड आंदोलन है, क्योंकि पेरेंट आंदोलन हमारा ऑलरेडी चल रहा है पिछले 2 सालों से। हमारे नैक कमिटी माननीय कमांडर अशोक राउत सर जी के नेतृत्व में जो अनशन आंदोलन चल रहा है पिछले 2 सालों से, वही हमारा मुख्य आंदोलन है। हम चाइल्ड आंदोलन करना चाहते हैं। आप लोगों का सहयोग है तो कम से कम 100 पेंशनर सामने आए, और अगर कोई अन्य भारतीय आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकते हो आप, अगर आप नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं। अगर 100 पेंशनर, मिनिमम 100 पेंशनर हो गए तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप बना के वो आंदोलन शुरू किया जाएगा दोस्तों। वो चाइल्ड आंदोलन है। मैं चाहता हूं न्याय हमें, वो जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो अनशन आंदोलन कर रहे हैं, उनकी उम्र नहीं है, उनकी उम्र नहीं, उनका समय नहीं, फिर भी आंदोलन कर रही है क्योंकि सरकार मस्ती में है। तो सरकार ने जो छल किया है, सरकार ने जो पेंशनर्स के साथ विश्वासघात किया है, तो सरकार को भी उनके गलतियों का एहसास दिलवाने का समय आ गया है, और जनता के बीच से ही यह आवाज उठनी चाहिए दोस्तों। सत्यमेव जयते। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं मैं, माननीय प्रकाश भाऊ अंबेडकर जी से बात करना चाहता हूं कि उनको भी बाबा साहेब अंबेडकर जी को याद दिला देना चाहता हूं कि बहुत आंदोलन किए थे बाबा साहेब अंबेडकर जी ने, बहुत तकलीफ सहन की थी, और यूं ही संविधान नहीं आया है। तो आप भी जरा सामने आइए। प्रकाश भाऊ अंबेडकर जी, अब ये भारतीय जनता पार्टी ने और ये राज्य की सरकारों ने अपनी चरम सीमा पार कर ली है, आपको भी सामने आना चाहिए। राजभाऊ ठाकरे जी, आपका क्या है दृष्टिकोण, आप भी बता दीजिए। आप भी सामने आना चाहिए पेंशनर्स के लिए और जनता के लिए। बेरोजगार मर रहे हैं, किसानों को क्या किया जा रहा है आप भी देख रहे हैं, मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार किया सरकार ने आपने देखा है। पेंशनरों को तो पिछले 6 सालों से येड़ा बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। अब बचता क्या है? अब बचता है जनता। और अगर जनता ने घुटने टेक दिए ना दोस्तों, तो मर जाइए पेंशनर भाइयों, मर जाइए, अपने को न्याय कभी नहीं मिलेगा। अब आखिरी आपकी उम्मीद है जनता जनार्दन। द फास्टेस्ट वे टू गेट द जस्टिस इज बाय द वॉइस ऑफ द नेशन, बाय द वॉइस ऑफ द पीपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके सिवा और कोई कानून नहीं लग सकता अभी इस समय में। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ किया है, अब इसके सिवा, जनता के सिवा उन्हें कोई झुका नहीं सकता दोस्तों, कोई झुका नहीं सकता। ठीक है पेंशनर भाइयों, आप आगे का बात बताइए। अगर आप तैयार है आंदोलन के लिए तो आप बात कीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए। हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए। हेमा मालिनी जी मैम, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आपको एक एक्टर बोलकर सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपने पेंशनर्स की आवाज उठाई है और आप मथुरा की सांसद हो। आपने अपना दायित्व निभाया है और मैं उससे बेहद खुश हूं और बेहद सेटिस्फाइड हूं। इसीलिए मैं हेमा मालिनी जी मैम आपको सपोर्ट करता हूं। एक खासदार बोल के आपने अपना कर्तव्य निभाया है, इसीलिए मैं हेमा मालिनी जी मैम आपको हमेशा याद रखूंगा। जिंदगी भर मैं अगर आपको याद रखूंगा तो एक एक्टर बोलकर नहीं, तो एक मथुरा की सांसद बोलकर याद रखूंगा, जो बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए सामने आई थी और उन्होंने पंत प्रधान तक उनका दर्द पहुंचाने की कोशिश की। तो आज के बाद हेमा मालिनी जी मैम, मैं आपको एक्टर बोलकर नहीं देखूंगा, तो एक बेस्ट खासदार बोलकर देखूंगा। तो इसीलिए मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं मैम, और आगे भी सपोर्ट करूंगा कि आप एक सर्वोत्कृष्ट सांसद बोलकर इस कोरोना के समय में जिस पेंशनर्स को सरकार ने अपमान किया,
उस पेंशनर्स को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का आपने अपने शक्ति के हिसाब से काम किया है और मैं फुली सेटिस्फाइड हूं मैम मैं आपसे फुली सेटिस्फाइड हूं और वादा करता हूं अगर पेंशनर्स के साथ न्याय होगा, अगर मुलाकात होती है तो अगर मैं जिंदा रहता हूं और हमें न्याय मिलता है तो मैं अपने हाथों से आपको पेड़ा खिलाऊंगा और अशोक राउत सर को भी आप अपने हाथों से पेड़ा खिलाना चाहता हूं मैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए, अंबेकर सर आगे बढ़िए, प्रदीप श्रीवास्तव सर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों।